तो ये वो न्यू इंडिया है जिसके शौर्य और पराक्रम की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। अमन, इसने हमारे सैनिकों ने हड्डी तोड़ पराक्रम दिखाया है गलवान में, और हमारे दर्शकों ने भी तो पराक्रम दिखाया एक मिस्ड कॉल के जरिए चीन पर करारी चोट की है। आपको बता दें 1 करोड़ मिस्ड कॉल जो हम बार बार आपको बता रहे हैं, इसका मतलब ये समझिए 6 करोड़ परिवार। ये मेड इन इंडिया मुहिम, ये कॉल क्रांति आप कह सकते हैं, जो जी न्यूज की तरफ से आत्मनिर्भर अभियान जो छेड़ा गया था मेड इन इंडिया चीन के सामान के बहिष्कार को लेकर, वो 1 करोड़ परिवार, मतलब ये 6 करोड़ लोगों का भरोसा है। जो 1 करोड़ मिस कॉल है, तो इसको अगर वैसे देखा जाए तो ये आदित्य, ये 6 करोड़ लोग हमारे साथ एक तरीके से जुड़ चुके हैं, और ये एक कॉल क्रांति भी है चीन के खिलाफ आत्मनिर्भर भारत के तहत, ये बड़ी कॉल क्रांति। जी हाँ, सेना बुलेट से जवाब दे रही है और आप यानी हमारे जी न्यूज के दर्शक वॉलेट से जवाब दे रही है। डिजिटल क्रांति इसे कह रहे हैं। हमारे साथ जनरल सिवाश लगातार बने हैं, और अपने दर्शकों को बता भी देती हूँ यहाँ पर कि आप तो जब हम गलवान की बात करते हैं तो आप तो उस एरिया में सर्व करके आए, कमांड करके आए हैं। भारतीय सेना के पराक्रम, शौर्य और खासतौर पे हड्डी तोड़ पराक्रम, हिंदुस्तान पहले से ज्यादा महफूज और ज्यादा स्ट्रॉन्ग। बिल्कुल ठीक बोला आदित्य, इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत एक बहुत मजबूत देश है, और आज ये दिखा दिया चीन को कि उसने जो भी गलवान और पूरे लद्दाख के अंदर, ईस्टर्न लद्दाख में किया, कि भारत पुराना भारत नहीं है 1962 का, ये बदला हुआ भारत है। वैसे तो हमने 1967 में भी एक बार चीन को दिखा दिया था, जो कि एक बार मुठभेड़ हुई थी मारी नथुला में, हमने 400 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया था और अपनी 80 कैजुअल्टी हुई थी। मगर आज जो हमारा क्षमता है, ये देखो आप बता रहे थे रफेल, ये रफेल जब आने से भारत की क्षमता, वायु क्षमता इतनी बढ़ गई है कि चीन नहीं पाकिस्तान भी घबराया हुआ है। देखो उसमें क्या है, उसके पास जो एक तो वो 4.5 टू 5th जनरेशन है, उसका रेडियस है, कॉम्बैट रेडियस 1760 किलोमीटर, और उसकी स्पीड है 1.7 मैक, और सबसे बड़ी बात है जो उसके वेपन सिस्टम है, उसके पास है मिटोर मिसाइल जो एयर टू एयर 60 से 70 किलोमीटर फायर कर सकते हैं। अगर वो एक बार फायर हो गया, फायर एंड फॉरगेट है, टारगेट को हिट करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्कैल्प मिसाइल जो 600 से 700 किलोमीटर है एयर टू ग्राउंड। अगर हमारे पास रफेल होते तो हमें बालाकोट जाने की जरूरत नहीं थी, खैबर पख्तूनख्वा नहीं जाना, हम अपने ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में रह के हम इसको बर्बाद कर सकते थे, जैसे मोहम्मद का जो ट्रेनिंग कैंप था। ये है इसकी क्षमता जो उसके बाद है। फिर दो और अमन, एक और है इसके पास हैमर मिसाइल एयर टू एयर, और दूसरी मिसाइल है, और एक माइका जिसको बोलते हैं साइलेंट किलर, एक बार फायर हुआ तो हरदम टारगेट को हिट करेगा। ये 5 जो रफेल अभी आए हैं और 7 आने वाले हैं। मुझे बताइए सिवा साहब, ये जो रफाल हैं, ये जो हम इस वक्त हम इसके डमी एक तरीके से हमारी तरफ से तैयार किए गए हैं, रफाल के आने के बाद से चीजें कैसे बदली हैं? देखो रफाल आने के बाद ये पहला स्वतंत्रता दिवस। बिल्कुल, देखो रफाल आने से अमन इसको देखना पड़ेगा, भारत की वायु शक्ति बढ़ गई है। आज की तारीख में अपने पास सुखोई 30 MKI थे, मिराज 2000 थे, मिग 29 थे, जगूर थे, अपाचे अटैक हेप्टर आ गया, उसके बाद लाइट कॉम्बैट हेप्टर, रुद्रा अटैक हेप्टर। मगर जो रफेल आने से एक बड़ा पंच हुआ, ये एक फोर्स मल्टीप्लायर है, ये गेम चेंजर है। वो क्यों? क्योंकि एक तो ये 4.5 टू 5 जनरेशन का, अगर ये डॉग फाइट होती है या ये अंदर जाने की अहमियत है, तो चीन भी इससे घबराया हुआ है। चीन के पास एक जहाज है जिसको बोलते हैं J-20, जिसको बोलते हैं स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, मगर उसकी ये क्षमता नहीं है क्योंकि उसने आज तक इसको ये इंटरेस्टिंग पॉइंट आपने बताया, क्योंकि चीन जो है क्लेम करता है कि वो रफाल से बेहतर है, लेकिन सिर्फ ये चीन का दावा है। तमाम एक्सपर्ट्स आदित्य, मैं एक बताना चाहूंगा कि रफेल जो है एक ये बैटल वर्दी है, ये सीरिया के अंदर, इराक के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर इसने टारगेट हिट करके दिखाया। अच्छा, एक चीज अभी आपने कहा था कि बालाकोट के समय जो है हम उस तरफ गए थे, सीमा के उस तरफ जो बिल्कुल है, तो अब रफाल होगा तो उस पार जाए बिना भी उस पार नुकसान हो सकता है। बिल्कुल ठीक कर रहा हूं, अभी तो 600 से 700 किलोमीटर का हम एरिया ऑफ रेंज में जा सकते हैं, जो एयर टू ग्राउंड मिसाइल है, सर्जिकल स्ट्राइक के लिए घुसने की जरूरत नहीं पड़ती। ये है एक गेम चेंजर जिसको कहते हैं रफेल। और रफेल जो 36 एयरक्राफ्ट आने वाले हैं, 2 स्क्वाड्रन होंगे, एक होगा अंबाला में, एक हाशिमारा में, एक होगा आपके नदन और वेस्टर्न सेक्टर के लिए, एक होगा ईस्टर्न सेक्टर के। तो एक प्रकार गेम चेंजर। और मैं ये बताना चाहूंगा, यही नहीं
ये जो वेपन सिस्टम अभी हमने 2-3 साल में लिए हैं, ये काबिले तारीफ। M777 RT गन, ये बिल्कुल M777 RT गन जो कि एक जगह से दूसरी जगह ले, उसके बाद K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड। लेकिन मेरे ख्याल से ज्यादातर चीजें त्यागी, आदित्य त्यागी गलवान के बाद बदली हैं। गलवान में जो हमारी तरफ से हड्डी तोड़ पराक्रम हमारी सेना ने दिखाया, गलवान के बाद चीजें बहुत बदली और बिना शस्त्र उठाए दिखाया। बिल्कुल बिना शस्त्र उठाए दिखाया, क्योंकि बात यहाँ पर हम शस्त्र की कर रहे हैं तो ये ना भूले, शस्त्र के साथ जज्बे की जरूरत पड़ती है, हौसले की जरूरत पड़ती है। वो भारतीय सैनिकों के पास है और वो उसे बार बार दिखाते हैं जब जब दुश्मन दुस्साहस की कोशिश करता है। और ऐसा ही एक मैसेज आज जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का देश के नाम संबोधन रहा, उसमें एक बड़ी चेतावनी चीन के लिए रही। अमन, बिल्कुल, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र के नाम संबोधन में राष्ट्रपति ने सबसे पहले गलवान के शहीद बलिदानियों को नमन किया। इसके बाद चीन की विस्तारवादी, जो प्रधानमंत्री ने भी बोला था ना कि विस्तारवाद का नहीं या विकासवाद का युग है, राष्ट्रपति ने भी उसी तरफ इशारा किया। आज जब विश्व समुदाय के समक्ष आई सबसे बड़ी चुनौती से एकजुट होकर संघर्ष करने की आवश्यकता है, तब हमारे पड़ोसी ने अपनी विस्तारवादी गतिविधियों को चालाकी से अंजाम देने का दुस्साहस किया। सीमाओं की रक्षा करते हुए हमारे बहादुर जवानों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। भारत माता के वे सपूत राष्ट्र गौरव के लिए ही जिए और उसी के लिए मर मिटे। पूरा देश गलवान घाटी के बलिदानियों को नमन करता है। हर भारतवासी के हृदय में उनके परिवार के सदस्यों के प्रति कृतज्ञता का भाव है। जी हाँ, जब आप स्वतंत्रता दिवस मनाएं तो उन शहीदों को जरूर याद करें जिन्होंने आपकी और हमारी इस आजादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं, सुप्रीम सैक्रिफाइस किया है। उनके परिवारों को अपने ज़हन में जरूर रखें। मेरे सहयोगी अमित प्रकाश का रुख यहाँ पर करेंगे। अमित, किस तरह की, हालांकि कोरोना काल है लेकिन ना तो हिंदुस्तान का जोश न जज्बा कम हुआ है, किस तरह की तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को इस वक्त दिखा सकते हैं जी न्यूज पर? अदिति, आप दोनों इस वक्त न्यूज सेंटर में हैं और मैं इस वक्त देश के पावर सेंटर में हूं। सीधी तस्वीरें जरा एक बार देखिए, रायसीना हिल्स की, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, राष्ट्रपति भवन और देश का पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, संसद, और जहां से देश के लिए नीति का निर्माण होता है, जहां से भारत को विश्व गुरु बनाने की नीति तय होती है। भारत जो कहता है वो करता है और पूरी दुनिया सुनती है। और ये नया भारत है, वो एक ऐसा नया पराक्रमी भारत है जिस पर पूरी दुनिया की नजर इस वक्त है। और ये तस्वीरें हैं इसलिए अहम हो जाती हैं अदिति, क्योंकि ये तस्वीरें हम पहले भी देखते आए हैं, लेकिन आज इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली ये वो तस्वीर जो 74 साल के गौरवमयी इतिहास के बाद पिछले एक वर्ष में भारत के बदलाव की कहानी, भारत में टेक्नोलॉजी के बदलाव की कहानी, भारत में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के बदलाव की कहानी, तमाम दूसरे बेसिक एमिनिटीज के बदलाव की कहानी कहती हुई ये तस्वीरें हैं। और इसीलिए इन तस्वीरों को देखते हुए, इन तस्वीरों के समक्ष खड़े होते हुए गर्व की अनुभूति होती है। इन तस्वीरों को हर रोज हम देखते हैं, लेकिन आज जब इन तस्वीरों के सामने हम खड़े हैं और आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं तो वो गर्व कुछ ज्यादा और भी ज्यादा महसूस होता है। और हम चाहते हैं हमारे जो दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, इन तस्वीरों को देखें और इन तस्वीरों को सदा के लिए बसा लें, क्योंकि जैसा मैंने कहा, इतिहास के पन्नों में इस 15 अगस्त की पूर्व संध्या की ये तस्वीरें हमेशा हमेशा के लिए खास रहेंगी, खास बनी रहेंगी। और भारत जिस तरीके से विश्व गुरु के तौर पर, जो मैंने कहा कि नीति निर्धारण जो होता है, जो नीति निर्धारण किया जा रहा है और विश्व गुरु के पथ पर जो भारत आगे बढ़ रहा है, उस तमाम चीजें तय होती हैं। ये पावर सेंटर, मैं तो कहूँगा इंडिया का नहीं, इस वक्त वर्ल्ड का पावर सेंटर है ये। एग्जैक्टली, ये वर्ल्ड का पावर सेंटर है जो हम देख रहे हैं, रोशनी में नहाया हुआ, जगमगाता हुआ, क्योंकि भारत की किस्मत जगमगा रही है इस वक्त। और पूरी दुनिया, जो हम कह रहे हैं ना, हमारी कवरेज जो है वो है भारत भाग्य विधाता, और ये भारत भाग्य विधाता को परिभाषित करती सबसे बेहतरीन तस्वीरें, क्योंकि पूरी दुनिया का पावर सेंटर है जो इस वक्त तस्वीरें है, इंडिया नहीं, पूरी दुनिया का। और अमन, शिवाज साहब के पास में जाना चाहती हूँ, जनरल शिवाज के पास जाना चाहती हूँ, ये दिखाते हुए कि देखिए हम कहाँ खड़े हैं। रामलला को भी तो आजादी मिली ना टेंट से, रामलला को आजादी मिली, राम राज्य की बात होती है। और जो दर्शक राम राज्य को किसी धर्म या समुदाय से जोड़ते हैं, उन्हें यहाँ पर समझना चाहिए, जब हम रक्षा नीति की बात करते हैं तो राम राज्य में उसकी परिकल्पना कैसे की गई है। उसमें कहा गया है कि आप शास्त्र की रक्षा नहीं कर सकते शस्त्र के बिना।
आप भगवान राम के बारे में सोचिए, वो गुरुकुल में थे तो धनुष उनके पास था, वो वन जाते हैं तो धनुष उनके पास था, राजा बनते हैं तो धनुष उनके पास था। तो ये बताता है कि आपको पराक्रम और शौर्य की कितनी ज्यादा जरूरत होती है। प्रधानमंत्री ने भी कहा था, बिल्कुल ठीक बोला अमन। शांति की पूर्ण शर्त है वीरता। बिल्कुल, देखो एक बात माननी पड़ेगी, अगर भारत देश इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना चाहता है तो उसकी मिलिट्री स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप कोई भी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं हो सकती जब तक मिलिट्री स्ट्रांग नहीं हो। और एक बड़ी खुशी की बात है कि चंदे के टाइम में भारत उसकी तरफ बढ़ता है, अग्रसर हो रहा है। आज देखो चीन के साथ आंखों में आके डाल के जो खड़ा हुआ है, चीन को यह नहीं पता छोड़े हैं तो मरे और जाएं तो मरे। तो एक प्रकार से इस प्रकार से हो गया है कि किस प्रकार से भारत की फौज एक बैटल हार्डन फौज है और उसको एक एक्सपीरियंस है हाई एल्टीट्यूड में लड़ने के लिए, और चीन के पास ये क्षमता नहीं है और चीन ये सर्दियां सहन नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके सैनिकों को इतनी आदत नहीं है इतने हाई एल्टीट्यूड और इतने लो टेम्परेचर में। और भारत की फौज जो है कारगिल के अंदर लड़ी है, उसके बाद जम्मू और कश्मीर में साइचन ग्लेशियर में 20 से 22 हजार फीट की ऊंचाई पर रहती है। तो एक प्रकार से भारत की जो कॉम्बैट इन्फेंट्री है वो भी बड़ी क्षमता है। उसके बाद आर्टिलरी की बड़ी क्षमता है हमारे पास, जिस प्रकार से हमने M777 लाइट हाउसर ले ली है, उसके पास आपके पास एयर डिफेंस सिस्टम है और आपकी जो नेवी है वो एक गेम चेंजर है। वो क्यों? क्योंकि इंडियन ओशन में उसने जो इस प्रकार से आज की तारीख में जो ट्रेड आता चीन का, उसके ऊपर आप उसने एक प्रकार से रोक लगाई है। भारत की ताकत को, एक बढ़ता हुआ भारत है और भारत एक आने वाले टाइम में भारत को वर्ल्ड में सबके सब ये समझेंगे। एक चीज ध्यान रखना, भारत एक ऐसा देश है जिसने चीन को आंखों में आंखें देखी है। चलिए भारत की ताकत को सुरों में पिरो देते हैं ना। भारत की ताकत को कैसे सुरों में पिरोएंगे आप? हाँ जल्दी से। हमने कहा है जो तुम भी कहो, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी, हिंदुस्तानी। की बात कर रहे हैं और अमन अभी वही बात फिर से दोहराते हुए हमारे दर्शकों के सामने, जब हिंदुस्तानी चोट करता है ना तो चीन कुछ समझ नहीं पाता है। आम हिंदुस्तानी ने कैसे चोट की जी न्यूज की मेड इन इंडिया मुहिम के माध्यम से हम आपको बाकायदा नंबर के जरिए बताते हैं। जी हां, इस मुहिम को शुरू होने से लेकर अब तक जी न्यूज को 1,01,68,000, देखिए ये नंबर उससे भी ज्यादा है, इतने मिस्ड कॉल्स हमें मिल चुके हैं। अमन, यानी कितने परिवार? मतलब 1 करोड़ परिवार है तो ये तो 6 करोड़ लोग हुए ना। ये आप मतलब समझिए सेना के बाद, भारतीय सेना के बाद ये भारतीयों का पराक्रम है, ये कॉल क्रांति आप इसको कहिए। 1 करोड़ मिस कॉल मतलब 1 करोड़ परिवार, 1 करोड़ परिवार मतलब 6 करोड़ लोग। और साथ ही स्क्रीन पर आपके नंबर, आप भी हमारी इस मुहिम से जुड़िए, आप भी आम नागरिक होने के नाते, आम भारतीय होने के नाते अपना योगदान दीजिए। नंबर आपके स्क्रीन पर 7834998998 पर 7834998998। चलिए, भारत भाग्य विधाता ब्रेक के बाद भी जारी है। सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं और 5 मिनट बाद लौटेंगे तो बताएंगे आपको। आत्मनिर्भर भारत, पराक्रमी नेतृत्व, रहिए हमारे साथ। जी हाँ, जब हम स्वतंत्रता दिवस के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम हिंदुस्तान के पराक्रम और शौर्य की बात कर रहे हैं, तो भूले नहीं मेक इन इंडिया, जो कि रक्षा उत्पादों के क्षेत्र में भी अब आगे तेजी से कदम बढ़ा रहा है। आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है और देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार देश के कोने कोने से दिखा रहे हैं। दिल्ली की तस्वीर हमने आपको दिखाई थी और लखनऊ की तस्वीरें भी अब हम आपको दिखा रहे हैं।
क्योंकि जश्न का माहौल है, रोशनी में नहाए तमाम जितनी भी विधानसभाएं हैं, या दिल्ली का राष्ट्रपति भवन आपने देखा, रायसीना हिल्स आपने देखी, लखनऊ से सीधे तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इंतजार अब सिर्फ 11 घंटे का है। आप जानते हैं अब से करीब 11 घंटे बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करने जा रहे हैं। और जब संबोधित करेंगे तो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री मोदी के भाषण से पहले आज जी न्यूज पर हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का अगला संकल्प क्या होगा, क्या होने वाली देश के लिए मोदी सरकार की नई नीतियां क्या होंगी। जी न्यूज पर हर हिंदुस्तानी को गर्व से भरने वाली ये कवरेज लगातार जारी है। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में क्या हो सकता है। कश्मीर पर किया वादा पूरा हुआ, श्री राम मंदिर का संकल्प पूरा हुआ, आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत हो गई। राम पथ पर चल निकला हिंदुस्तान, कैसे लाएगा राम राज्य। लाल किला तैयार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का इंतजार है। जी न्यूज आज आपको बताएगा आने वाले हिंदुस्तान की तस्वीर कितनी बदलने वाली है। लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन से पहले जानिए क्या है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगला मिशन। सूत्रों के मुताबिक कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार का भाषण हिंदुस्तान में नए युग की शुरुआत की तरह होगा। प्रधानमंत्री मोदी अपने संबोधन में पिछले 6 साल के कामकाज का लेखा जोखा देंगे, जिसकी तैयारी 1 महीने पहले से शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इसके लिए अलग अलग मंत्रालयों से इनपुट भी लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में राम मंदिर का भी जिक्र हो सकता है। अपने संबोधन में पीएम मोदी कश्मीर का खास तौर पर जिक्र कर सकते हैं। आर्टिकल 370 और 35 से हटने के बाद पिछले 1 साल में कश्मीर के लिए किस तरह की योजनाएं लाई गईं और किस तरह कश्मीर तरक्की के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। प्रधानमंत्री देश के साथ साथ पूरी दुनिया को ये संदेश सुना सकते हैं। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी कश्मीर को लेकर कुछ नए ऐलान भी कर सकते हैं। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश को महामारी संकट से निकालने का भरोसा दिला सकते हैं। देश को वायरस मुक्त करने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उसका भी जिक्र हो सकता है। और इस संकट के बीच राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी पीएम मोदी खास तौर पर धन्यवाद दे सकते हैं। स्वास्थ्य से लेकर शिक्षा, रक्षा से लेकर रोजगार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण में हिंदुस्तान में राम राज्य का नया संकल्प सामने आ सकता है। भारतीय वैक्सीन कोरोना की जंग में कब बाजार में आएगा, इसका भी कहीं न कहीं संकेत प्रधानमंत्री के भाषण में देखने को मिल सकता है। यानी कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का भाषण देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का पूरा लेखा जोखा होगा। रविंद्र कुमार, जी मीडिया, दिल्ली। तो 7वीं बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संबोधन होगा लाल किले की प्राचीर से। क्या बड़ी बातें कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि इतना तय है अदिति, जो कहते हैं वो करते जरूर है प्रधानमंत्री। जो अब तक कहा है वो लगभग पूरा किया है। जनरल सिवाज, OROP, CDS, अब नेक्स्ट क्या? देखो अदिति, ये जो आत्मनिर्भर भारत है इसकी एक बहुत बड़ी अहमियत है। देखो भारत एक ऐसा देश है जो 60 से 70% जो हथियार है बाहर से खरीदता है, और उससे कितना फॉरेन एक्सचेंज जाता है। तो ये तो देर आए दुरुस्त आए, ये तो पहले कभी न कभी हो जाना चाहिए था कि हम हथियार भारत में बनाते। और ये हुआ कैसे? अभी देखो 101 जो सिस्टम है उसको नेगेटिव लिस्ट पे डाल दिया, जिसके अंदर आपके असॉल्ट राइफल भी है, उसके अंदर आपके टैंक्स भी हैं जिस प्रकार से आप बना सकते हो अर्जुन टैंक। उसके बाद आपके पास रडार्स हैं आकाश, इसी प्रकार लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। उसके बाद आपको देखो आर्टिलरी की गन, आप जो एक बोफर्स को मानते थे उसकी जो एक रेप्लिका उससे अच्छी भारत ने धनुष बना दी है, जिसकी डिमांड आ रही है दूसरे देशों से। और एक बार आपका ब्रह्मोस देखो जो हमने भारत और रूस ने बनाई, उसको एक गेम चेंजर बोलते हैं, उसको भी डिमांड। तो मेरा मतलब ये जो ये मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट आया है, आत्मनिर्भर भारत, ये गेम चेंजर है। और इसके बारे में
ने कहा बहुत भी बोलेंगे। रक्षा मंत्री ने कहा भी था कि इस पर और डिटेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें दो बातें समझने की है अदिति। एक तो हम इतना पैसा बाहर दे रहे थे और उसके बाद हमारी फॉरेन एक्सचेंज जा रही थी और हम इसके कारण इकोनॉमिक में प्रेशर थे, इतना हथियार नहीं ले सकते थे। आज की तारीख में हम उसको भी बंद करेंगे और आने वाले समय में हम एक ऐसा देश हो जाएंगे जिसके अंदर काबिलियत होगी, हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने बोला धनुष जो है आर्टिलरी गन्स, आपके ब्रह्मोस आप कर सकते हो, आप आकाश रडार कर सकते हो, आप मिसाइल और भी कर सकते हो। तो आने वाले टाइम में आपके अंदर काबिलियत होगी। लेकिन मेजर सिवाज, ये रफाल वाला देश है तो राम वाला भी देश है। बिल्कुल ये प्रभु राम वाला देश है, क्योंकि हम जो कह रहे हैं कि क्या क्या बातें प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से कर सकते हैं। क्या एक तो मेरे ख्याल से संभवतः श्री राम मंदिर भूमि पूजन की भी चर्चा संभव है। बिल्कुल, वो बहुत दिल के करीब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उसकी चर्चा संभव है। और जैसा कि जनरल सिवाज कह रहे थे, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प वो दोहरा सकते हैं। साथ ही स्वदेशी को लगातार बढ़ावा देने का मंत्र आपको याद होगा, वोकल फॉर लोकल। एक बार फिर से आपको ये मंत्र सुनाई दे सकता है। इसके अलावा एक देश एक हेल्थ कार्ड का ऐलान भी मुमकिन है। एक देश एक राशन कार्ड का ऐलान तो पहले कर चुके हैं, अब एक देश एक हेल्थ कार्ड। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय शिक्षा नीति का रोडमैप बता सकते हैं प्रधानमंत्री। और इसके पूरे चांसेस हैं कि यूथ के लिए एक बड़ा मैसेज होगा, बड़ा ऐलान होगा। युवाओं के लिए कोई बड़ा ऐलान संभव है। भारतीय सेना के शौर्य को हर बार हुआ है कि जब भी प्रधानमंत्री का कोई संबोधन होता है सेना का जिक्र जरूर होता है, और इस बार भी सेना के शौर्य को सम्मान देंगे, ये निश्चित है प्रधानमंत्री। और साथ ही चीन और पाकिस्तान का जिक्र मुमकिन है। अब प्रधानमंत्री अपना संदेश अक्सर अभी नाम नहीं लेते हैं, लेकिन उनका मैसेज लाउड एंड क्लियर होता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि इस बार नाम लेंगे या नहीं। रफाल लड़ाकू विमान का जोशीला उल्लेख भी कर सकते हैं। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी कोरोना की वैक्सीन को लेकर, आप जानते हैं एक तरीके की ग्लोबल रेस इस वक्त छिड़ी हुई है। हालांकि रूस ने स्पुतनिक नाम की जो वैक्सीन है उसे रजिस्टर भी कराया है, तो प्रधानमंत्री उस वैक्सीन को लेकर भी बड़ा ऐलान कर सकते हैं। मेजर सिवाज, यही बातें, यही मुख्यतः बिल्कुल आप जो बोल रहे हैं काफी हद तक बिल्कुल वैसे ही की बातें होंगी। और जो आपने बड़ा अहम बताया कि जो कि आप विस्तारवादी जो नीति है चीन के, इसके बारे में बिल्कुल बोलेंगे वो, और चाहे वो नाम ना ले मगर वो साफ दर्शाएगा कि एक प्रकार से कि वो चीन के बारे में। देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है भारत की। देखो भारत आज तक चीन का नाम बिना लिए, और उसको कहीं आप देखो तिब्बत है या कई जो भी आपके ऐप थे उनको बैन नहीं करता। आज भारत खुल के आ गया। भारत एक ऐसा देश है जिसने 101 ऐप चीन के बंद कर दिए, टिकटॉक कर दिया, वीचैट कर दिया, और उसके बाद अब अमेरिका भी आया, उसने भी टिकटॉक। ये एक भारत की स्टार्ट है। भारत नया बदला हुआ भारत बताएगा चीन को, अगर आप हमारे साथ ऐसा करते हो तो हम आपको इकोनॉमिकली तोड़ देंगे। आपको कमर जो है, उसकी आर्थिक कमर जो है वो तोड़ देंगे। ये क्लियर मैसेज भारत सरकार की पॉलिसीज में, डिसीजंस में आपको दिखा है। और बड़ी खबर अब आपको दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। सोर्सेज हमारे ये भी कहते हैं कि लाल किले से नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी का ऐलान प्रधानमंत्री द्वारा किया जा सकता है। यानी राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग विभागों और अलग अलग संस्थाओं के लिए जो परीक्षा होती है, दरअसल इस परीक्षा को एक ही एजेंसी को सौंपा जा सकता है। मतलब आप इसको ऐसे समझिए कि बैंक, रेलवे या फिर केंद्रीय स्तर की दूसरी सरकारी नौकरियों के लिए होने वाली परीक्षाएं इसमें शामिल होंगी। नेशनल लेवल पर ये रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी। रोजगार की तलाश में जुटे युवाओं के लिए इसमें सबसे बड़ी बात यह होगी कि परीक्षाओं में 3 साल का कैप हो सकता है। अब इस कैप का मतलब भी समझ लीजिए। तो 3 साल के कैप का मतलब यह है कि किसी छात्र को परीक्षा में मिले नंबर्स के आधार पर अगले 3 साल तक उसकी बारी आने की संभावना होगी। और साथ ही साथ छात्रों को अलग अलग नौकरियों के लिए अलग अलग परीक्षाएं देने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, अगर यह ऐलान प्रधानमंत्री द्वारा कर दिया जाता है। मतलब ये एक आत्मनिर्भर भारत का एक और मंत्र, वन नेशन वन हेल्थ कार्ड, और एक नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, उसका भी जिक्र जो है उसमें किया जा सकता है। तो इसी मतलब जब ये राष्ट्रीय उत्सव है, एक उत्सव की तरह हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं, तो फिर से मेरे ख्याल से आप ही के पास आएंगे हम। क्या सुनाएंगे इस बार? बहुत खूबसूरत। 74वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्व ये भावपूर्ण गीत जी न्यूज के माध्यम से देशवासियों के लिए। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी
जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही इमोशंस एकदम से जागृत हो जाते हैं और आप शहीदों को याद करके आंखें भी नम हो जाती हैं इस गाने को सुनने के बाद। अपने दर्शकों को एक बड़ी खबर इस वक्त हम देते हैं। 15 अगस्त से ठीक एक दिन पहले ये बड़ी खबर ध्यान से सुनिए। वीवीआईपी एयरक्राफ्ट एयर इंडिया 1 जिसे लेकर बड़ी खबर 2 दिन पहले हमने आपको देश हित में दिखाई थी, इसे लेने के लिए अमेरिका रवाना हो गए सीनियर अधिकारी। न्यूज एजेंसी एनआई के हवाले से बड़ी खबर है। भारतीय प्रधानमंत्री के अलावा आपको बता दें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इस विमान में यात्रा करेंगे। ये भारत ने अमेरिका से खरीदे हैं 2 बोइंग 777 विमान और उसको लेने के लिए भारतीय अधिकारी अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि इसमें सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं। ऐसे इंतजाम किए गए हैं ताकि मिसाइल हमला भी इसे किसी तरह का नुकसान ना पहुंचा सके। तो एयर इंडिया 1 जिसका इस्तेमाल प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति कर पाएंगे, इसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। और एयर इंडिया 1 भारत का कम बेस है इसका एयरफोर्स 1, अमेरिका से ही हिंदुस्तान ने लिया है 2 बोइंग 777 विमान। सीनियर अधिकारी इन्हें लेने के लिए निकल चुके। मतलब जिस विमान में अमेरिकी राष्ट्रपति सफर करते हैं लगभग उसी तर्ज पर बनाया गया जैसे एयरफोर्स 1 यहाँ पर एयर इंडिया 1। ठीक कह रहा हूँ मेजर शिवाज? देखो अमन, आपने बिल्कुल ठीक बोला। देखो ये एक दर्शाता है कि भारत एक बहुत बड़ा देश है, वर्ल्ड के अंदर माना हुआ देश है। और जिस प्रकार से प्रेसिडेंट ऑफ यूएस वो चलता है एयरफोर्स 1 में, और ये एयर 1 जिसको बोल रहे हैं भारत का, उसकी वही क्षमता है। और उसको लेने के लिए भारतीय अधिकारी जो हैं वो तो बिल्कुल उसको लेने के लिए भारतीय अधिकारी निकल भी चुके हैं। एयरफोर्स 1 अमेरिका का जिसमें अमेरिकी राष्ट्रपति सफर करते हैं, उसी तरह के विमान एयर इंडिया 1 में अब सफर करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निकल चुके हैं भारतीय अधिकारी। हमारी Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.